my wonderful students, welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma और आज जो हम chapter start कर रहे हैं that is nitric acid. Today is the first session of this chapter. So if you have been struggling with this chapter, welcome to my channel. So as I always say, without wasting any time, let's get started with today's session. Alright students, let's get started with today's session. सो आज के सेशन में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करने वाले हैं दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. मेरी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक आपके इंटेक्स क्वेश्चंस हैं उससे पहले का मैं पूरा पोर्शन कवर अप कर दूँ. सो लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट. सो सबसे पहले देखते हैं नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है. सो दैट इज़ HNO3. ये तो सबको पता ही होता है. अब इसका आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं. सो द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस. तो ये है आपका ऑक्सीजन. बीच में ऑक्सीजन ने एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है हाइड्रोजन के साथ, एक सिंगल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ. देन द नाइट्रोजन हैज अ डबल बॉन्ड विद अनदर ऑक्सीजन एंड शेयरिंग अ लोन पेयर, मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है विद अनदर ऑक्सीजन. सो दिस इज योर नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन शोज वैलेंसी ऑफ 5. मूविंग ऑन टू इंट्रोडक्शन. Now in the free state में कहाँ exist करता है nitric acid? So it can exist in small traces in rain. Because जब lightning होती है, so lightning will break your nitrogen in the atmosphere and it will combine with water to give nitric acid. So in the free state, nitric acid is found in the rainwater where it occurs in traces after lightning. इन द कंबाइंड स्टेट, अब कंबाइंड स्टेट में 2-3 इंपॉर्टेंट है. दैट इज चिली सॉल्ट पीटर, दैट इज NaNO3. आपको कॉमन नाम पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए. देन नाइटर, दैट इज KNO3, या फिर कैल्शियम नाइट्रेट, दैट इज CaNO3 होल ट्वाइस. तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एग्जाम्पल्स ऑफ कंबाइंड स्टेट. देन मूविंग ऑन टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर में नाइट्रिक एसिड कैसे फॉर्म होता है? जैसे मैंने आपको बताया लाइटनिंग डिस्चार्ज से होता है. सो उसके हम स्टेप्स देखेंगे कि लाइटनिंग डिस्चार्ज ऐसा क्या करता है कि नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो जाए. So during lightning discharge, the nitrogen present in the atmosphere. So nitrogen present है हमारी एटमॉस्फेयर में. जब लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, और क्योंकि जब लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है. सो इट इज़ अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस. सो जब दोनों चीज़ें कंबाइन हो रही हैं इट विल गिव यू NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड. उसके बाद ये नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है. सो दिस NO विल कंबाइन विद अनदर ऑक्सीजन एंड गिव यू NO2. ठीक है. सो पढ़ लेते हैं पॉइंट. नाइट्रिक ऑक्साइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है. द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजोल्व्स इन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर. अब जो ये NO2 है, जो हवा में आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, वाटर और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है. सो दिस NO2 विल कंबाइन विद मॉइस्चर, जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, प्लस ऑक्सीजन एंड विल गिव यू नाइट्रिक एसिड. एक बार रीड कर लेते हैं. The nitrogen dioxide dissolves in atmospheric moisture or rainwater in the presence of oxygen of the air and forms nitric acid in the free state, which is washed down by the rain and combines with salt present on the surface of the earth. ठीक है. तो ये है आपकी एटमॉस्फेरिक. बट एटमॉस्फेरिक वाले का दोबारा से क्विक रिकैप लो 1 मिनट का. जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं. सो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल कंबाइन कितने टेम्परेचर पे? 3000 डिग्री सेल्सियस. और क्या बनता है? NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है. ये नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत बेचैन है, अकेले तो बैठेगा नहीं, तो ये एक और ऑक्सीजन को ढूंढता है और उसके साथ कंबाइन कर जाता है. तो जब NO कंबाइंस विद अनदर ऑक्सीजन तो आपको मिलता है NO2. ठीक है. अब ये NO हवा में जो प्रेजेंट NO2 है, ये हवा में प्रेजेंट मॉइस्चर, वाटर वेपर, इनके साथ कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन भी साथ में कंबाइन होगा. सो NO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू HNO3. ये है आपका एटमॉस्फेयर में फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. उसके बाद द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो हवा में रेगुलर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको जब हम यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड में वो कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फिक्सेशन. ठीक है. नाइट्रोजन फिक्सेशन, और पूरा नाम है फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. सो इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो हमें फ्री घूम रही है, इनटू यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स in the soil is known as fixation of atmospheric nitrogen.
द एसिड वॉज फॉर्मली नोन एज एक्वा फोर्टिस, पहले इसी एसिड का नाम एक्वा फोर्टिस था। एक्वा फोर्टिस का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग वाटर। और ऐसा इसका नाम क्यों पड़ा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना ज्यादा पावरफुल एसिड है कि ऑलमोस्ट सभी मेटल्स के साथ, सभी चीजों के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। सो इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल, इसलिए इसको बोला स्ट्रॉन्ग वाटर। जो जैसे फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, सिल्वर सब में डिजोल्व नहीं हो सकता, किसी में, मतलब ऑलमोस्ट किसी में डिजोल्व नहीं होता, पर सिल्वर नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व हो जाता है। सो लेट्स क्विकली रीड दिस पोर्शन। The acid was formerly known as aqua fortis, meaning strong water. It is also called because reacts with nearly all metals and converts them to soluble nitrates. It can even dissolve silver, which does not dissolve in other acids. ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं लैब प्रिपरेशन पे। सो लैब प्रिपरेशन काफी सिंपल है, डायरेक्ट है। तो इसमें हम एक रिएक्शन करेंगे और हम अपना नाइट्रिक एसिड को कलेक्ट कर लेंगे और उसको हम थोड़ा सा प्योरीफाई करेंगे। सो लेट्स लुक एट इट। रिएक्टेंट्स हम क्या क्या यूज कर रहे हैं? सो इट इज ऑब्टेन बाय डिस्टिलिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट। इन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, या तो पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट। इन दोनों का ही रेगुलर नेम दैट इज नाइटर, और यहाँ पे चिली सॉल्टपीटर, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अब करना क्या है? अ मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट्स बाय वेट ऑफ पोटेशियम या सोडियम नाइट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज हीटेड जेंटली टू 180 to 200 डिग्री सेल्सियस। आपने इन दोनों रिएक्टेंट्स को इक्वल पार्ट्स में कंबाइन करके आपने यहाँ पे रिटॉर्ट के अंदर रख दिया है, और अब यहाँ पे आपने इसे गर्म करा है। गर्म कितना करेंगे? 180 to 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इट इज अ नॉन वोलेटाइल एसिड। नॉन वोलेटाइल एसिड हमें क्यों चाहिए? मान लीजिए आपने HCl यूज किया, जैसे आप उसको हीट देंगे HCl विल टर्न इनटू वेपर्स, और जहां आपका HNO3 कलेक्ट होना है, HCl HNO3 के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड के वेपर्स के साथ ही तैरता तैरता दूसरे में जाके कलेक्ट हो जाएगा। सो इसीलिए हमें ऐसा एसिड नहीं चाहिए प्रिपरेशन में जो खुद वेपराइज हो सकता हो, इसीलिए वी आर यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाई कांट वी यूज HCl? इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट विल वेपराइज एंड गो अलोंग विद HNO3 एंड गेट कलेक्टेड। सो आपका जो एक्चुअली एसिड प्रोड्यूस होगा वो प्योर एसिड नहीं होगा, इट विल बी कंटामिनेटेड। So sulfuric acid is a non-volatile acid and produces volatile nitric acid on reacting with potassium nitrate and sodium nitrate. ठीक है, अब आप एक बार सेटअप देख लीजिए। ये है आपका सेटअप, ये है आपका ग्लास रिटॉर्ट। यहाँ पे आपने रिएक्टेंट्स डाले, यहाँ से आपकी गैस निकलती हुई जाएगी ऐसे, एंड इट विल गेट कलेक्टेड हियर, मतलब गैस एज एन वेपर्स की फॉर्म में जाएगी। यहाँ पे आपका कोल्ड वाटर चल रहा है, तो जो यहाँ पे वेपर्स आएंगे वो कंडेंस हो के धीरे धीरे नीचे कलेक्ट होने लगेंगे। यहाँ पे थोड़ी ब्राउन गैस की फ्यूम्स होती हैं, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड के वेपर्स हैं वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं। सो मान लो अगर 100 वेपर्स हैं, 2 या 3 या 10 वेपर डिकम्पोज हो गए, तो वो डिकम्पोज होने पे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देते हैं, और ये होती है ब्राउनिश कलर। ठीक है, तो जब आपका यहाँ एसिड कलेक्ट भी होता है, ये वाला एसिड थोड़ा सा येलोइश होता है कलर में, क्योंकि NO2 इसके साथ मिक्स हो जाती है। उसको हम प्यूरिफाई करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो हमें क्या क्या समझ में आया कि हमारे ग्लास रिटॉर्ट के अंदर हमारे रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका रिएक्शन हुआ, फिर आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो गैसियस फॉर्म में ऊपर उठना शुरू हुआ और जाके यहाँ पे कलेक्ट हुआ। उसके साथ साथ कुछ ऐसे आपके नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिकम्पोज हो गए। वो जब डिकम्पोज हो गए, मतलब ब्रेक डाउन हो गए, तो उन्होंने NO2 प्रोड्यूस करी। NO2 होती है ब्राउन गैस। ठीक है, इट हैज ब्राउन फ्यूम्स। इसकी वजह से जो आपने नाइट्रिक एसिड अपना कलेक्ट करा है वो थोड़ा सा येलोविश होता है कलर में। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। नाउ मूविंग ऑन टू द रिएक्शन। अब अगर आप पोटेशियम के साथ कर रहे हैं तो दिस द फर्स्ट वन इज द रिएक्शन। सो KNO3 plus H2SO4 at below 200 degree Celsius will give you KHSO4 plus HNO3. Second is NaNO3 plus H2SO4 at below 200 degree Celsius will give you NaHSO4 plus HNO3. हम कलेक्शन कर कैसे रहे हैं? वी आर कलेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ टैप वाटर, मतलब कोल्ड वाटर। आपने एक टैप रन कर रहे हो, which helps us to collect the vapors by condensing them. The vapors of nitric acid are condensed to a light yellow liquid by chilling the receiver with running cold water. अब अगर आपसे पूछा जाए लाइट येलो लिक्विड क्यों है, वो इस वजह से है क्योंकि कुछ HNO3 डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होके पानी मिला,
NO2 मिला और ऑक्सीजन मिला, दिस NO2 इज ब्राउन गैस। तो इसके प्रेजेंस की वजह से आपका नाइट्रिक एसिड कैन बी स्लाइटली येलोविश इन कलर। So pure acid is colorless, but the acid obtained in the lab is slightly yellow. The yellow color is due to the dissolution of reddish brown colored nitrogen dioxide gas in the acid. This gas is produced due to the thermal decomposition of the portion of nitric acid. ठीक है, सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ये येलोइश कलर है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक रेडिश ब्राउन गैस है। और ऐसा ये गैस आई कहाँ से? ये इसलिए आई क्योंकि कुछ आपके नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो गए, ब्रेक हो गए। क्योंकि जब आप उस अपने बीकर को हीट कर रहे हो, आपका वहां रिएक्शन चल रहा है, उस हीट की वजह से कुछ नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो गए। अब हम इस येलो कलर को हटाएंगे कैसे? सो आप इस येलो कलर को दो तरीके से हटा सकते हो। पहली बात, थोड़ा सा पानी ऐड कर दो। आप पानी ऐड करोगे तो जो उसके अंदर NO2 है, जिसकी वजह से कलर आ रहा है, वो पानी में डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप ड्राई एयर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू उसे पास करोगे तो उसमें सारा का सारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। सो लेट्स रीड द 2 points. If dry air या carbon dioxide is bubbled through the yellow acid, the latter turns colorless because it drives out NO2 from warm acid, which is further oxidized to nitric acid. ठीक है, आपने NO2 में से निकाल ली। Now second, by addition of excess of water, आप वो concentrated है, आप उसे dilute कर दीजिए। Nitrogen dioxide gets dissolved in water and thus the yellow color of the acid is removed. The reaction is the reverse of decomposition of nitric acid. जब आप decomposition करते हो तो जो 3 प्रोडक्ट्स में ब्रेक होता है आपका नाइट्रिक एसिड, दैट इज वाटर, HNO3 एंड ऑक्सीजन। अब अगर इसी NO2 के अंदर आप वापस से पानी ऐड करते हो तो एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस होती है। NO2 के अंदर पानी ऐड करोगे तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके वो वापस नाइट्रिक एसिड बना देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एट psclassesicse@gmail.com. Now let's look at the precautions that we need. All glass apparatus is used. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना रिएक्टिव है कि वो अगर आप रबर का कोई पार्ट यूज करते हो या कॉक का कोई यूज करते हो, इट विल अटैक इट। ठीक है, so all glass apparatus is used because nitric acid vapors attack rubber and cork. Now concentrated HCl हम क्यों नहीं यूज करते? वो हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि concentrated HCl is volatile in nature. तो जहां उड़ता उड़ता आपका नाइट्रिक एसिड जा रहा है उसके साथ HCl भी उड़ता उड़ता चला जाएगा, जो हम नहीं चाहते। So concentrated HCl is not used in place of concentrated H2SO4 because HCl is a volatile and hence nitric acid vapors will carry HCl vapors, उसके साथ ही चले जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट, आपको टेम्परेचर 200 तक ही क्यों मेंटेन करना है? तो 200 तक मेंटेन करने का मेन रीजन ये है कि जो सोडियम सल्फेट बनता है हायर टेम्परेचर पे, वो बहुत ही स्टिकी क्रस्ट होता है, वो उस ग्लास एपरेटस पे चिपक जाता है। ठीक है, सो वी डोंट वांट दैट। ऑल्दो जो आपकी नाइट्रिक एसिड बनने की जो यील्ड है, मतलब जो आउटपुट आ रहा है, वो बढ़ जाता है, बट इट इज कॉजिंग अननेसेसरी प्रॉब्लम। So the temperature of the reaction should not exceed 200 degrees Celsius because sodium sulfate formed at higher temperature forms a hard crust which sticks to the wall of the retort and is difficult to remove. Although जो आपकी HNO3 की yield है वो बढ़ जाती है, बट फिर भी हम अवॉइड करते हैं। अब अगर आप इन्हें 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेके जाओगे तो जो ये H है ना, ये भी भाग जाता है, ये सेपरेट आउट हो जाएगा। तो NaNO3 प्लस NaHSO4, तो इसमें से आपका हाइड्रोजन निकल गया तो बन गया Na2SO4 प्लस HNO3। एंड द सेम थिंग विल हैपन इन द सेकेंड वन। ये जो 200 अबव 200 बिलो 200 वाली इक्वेशंस है, ये बहुत सिमिलर है और आपने बहुत बार अब कर लिया है अलग अलग चैप्टर्स में। सो आई होप दे आर मेकिंग मोर सेंस टू यू नाउ। अब नेक्स्ट इज द हायर टेम्परेचर हम क्यों नहीं मेंटेन करते? इट मे डैमेज द ग्लास एपरेटस, जो हम ग्लास एपरेटस यूज कर रहे हैं उसको डैमेज कर सकता है। दूसरी बात, जो आपका नाइट्रिक एसिड की डिकम्पोजिशन थोड़े मॉलिक्यूल्स की हो रही थी, हो सकता है वो ज्यादा की होने लगे, तो जो आपका स्लाइटली येलोविश कलर आ रहा था एसिड का, वो ज्यादा येलो भी आ सकता है। सो डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कैन ऑल्सो अकर। देन द थर्ड पॉइंट इज वेस्टेज ऑफ फ्यूल। Now moving on to a very important process, ये बच्चों को यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, so let's carefully do it together. सबसे पहली बात, आप अपनी बुक खोल के बैठे, पहले पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मुझसे समझे,
उसके बाद खुद खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि जो आप स्टेप्स अपने आप को बता रहे हो क्या वो सही है या नहीं। और अगर खुद को समझाना वियर्ड लग रहा है तो अपने किसी पेरेंट को या भाई बहन को बिठा के उन्हें ये प्रोसेस एक्सप्लेन करके देखो कि क्या आप उन्हें लॉजिकली समझा पा रहे हो या नहीं। Now, let's look at the manufacture of nitric acid at industrial level. A German chemist, Ostwald, in 1914 developed Ostwald process. ठीक है, उन्होंने एक प्रोसेस डेवलप करी। दिस प्रोसेस इज एक्सप्लेन इन 3 स्टेप्स। ठीक है, पहली बात तो आप इसका सेटअप देखिए। इस सेटअप में अगर आप देखें तो पहला ये चेम्बर है आपका, उसके बाद दूसरा वाला है आपका हीट एक्सचेंजर, उसके बाद तीसरा है आपका ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर, उसके बाद आपका है एब्जॉर्प्शन टावर। तो जो पूरा प्रोसेस है आपका वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम 3 पार्ट्स में ही उसको पढ़ेंगे। जो पहला वाला है उसे कहते हैं कैटालिटिक चेम्बर। ठीक है, कैटालिटिक चेम्बर मतलब एक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में आप कुछ तो हरकत करने वाले हो। ठीक है, सो दिस इज कैटालिटिक चेम्बर, ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर, एब्जॉर्प्शन टावर। 3 पार्ट्स हो गए। सबसे पहले वील टॉक अबाउट कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस चार्ट को देखें तो इस चार्ट में ऊपर से यहाँ से एयर और यहां से अमोनिया अंदर आ रही है इनटू द चेम्बर, और किस रेशो में, 10:1 के रेशो में। 10 पार्ट्स आपके अमोनिया के होंगे और 10 पार्ट्स आपके एयर के होंगे, 1 पार्ट आपका अमोनिया का होगा। अब इस केस में हम इतनी ज्यादा एयर क्यों ले रहे हैं? हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर आप एयर के, क्योंकि हम एयर कह रहे हैं, अगर मान लो आपने एयर के 100 मॉलिक्यूल्स यूज किए तो उसमें से बस 1/5 ही आपका ऑक्सीजन होता है, और इन तीनों ही टावर्स में आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा रखने के लिए आप एयर का जो वॉल्यूम है वो ओवरऑल ज्यादा लोगे पूरे रिएक्शन में। सो इसीलिए जो आपका एयर है दैट विल गो इन 10:1 टाइम्स। ठीक है, तो 10:1 का रेशो में आप दोनों चीजों को लोगे, एयर इज टू अमोनिया। उसके बाद ही कैटालिटिक चेम्बर में प्लैटिनम की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आए, यहाँ पे रिएक्शन हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्योंकि जो ये रिएक्शन होता है ये बहुत एक्सोथर्मिक है, बहुत हीट निकलती है, तो ये इस टावर में हीट मेंटेन रख सकते हैं। एक बार आपने हीट दे दी उसके बाद ये टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। देन जो गैस फॉर्म हुई, मतलब जो कुछ भी फॉर्म हुआ, इट मूव्स अहेड टू हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर कुछ नहीं है, जो भी पूरा आपने मामला क्रिएट करा है उसको ठंडा करने की कोशिश है। तो इसमें से जिगजैग ट्यूब्स के थ्रू आपकी पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल रहा है, और ऊपर से आपने पानी चला रखा है, तो दैट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये है पहला पोर्शन। पहला पोर्शन की अब डिटेल देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल, एकदम साफ सुथरी क्लीन एयर, एंड ड्राई अमोनिया इन द रेशियो 10:1 बाय वॉल्यूम। ठीक है, is first compressed and then passed into the catalytic chamber। पहले उसे कंप्रेस करते हैं और उसके बाद उसको कैटालिटिक चेम्बर के अंदर पुश करते हैं। उसके अंदर कंटेन क्या करता है, कंटेनिंग प्लैटिनम गॉज। प्लैटिनम गॉज इज योर कैटलिस्ट at about 800 degree Celsius. Now this results in the oxidation of ammonia into nitrogen monoxide। इस पोजीशन पे जो आपकी अमोनिया है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। दैट मीन्स अमोनिया के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई, एंड द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एट 800 डिग्री सेल्सियस आपके पास बना NO प्लस वाटर प्लस हीट। ये हीट इज एक्सोथर्मिक, काफी हीट बनती है। The reaction is exothermic and the heat evolved maintains the temperature of the catalytic chamber। आराम से इतनी हीट बनती है कि वही आराम से अपना टेम्परेचर मेंटेन करके चल सकती है। The hot gases are then passed through a heat exchanger, मतलब cooling chamber, and then they are mixed with air and passed into another chamber called oxidizing chamber। सबसे पहली बात क्या हुई कैटालिटिक चेम्बर में? कैटालिटिक चेम्बर में रिवाइज करते हैं। कैटालिटिक चेम्बर में आपने अमोनिया और ड्राई एयर को उसके अंदर पुश करा। किस रेशो में? एयर इज टू अमोनिया का रेशो है 10:1। हम एयर ज्यादा लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि तीनों ही चेम्बर्स में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए पहले ही एयर की क्वांटिटी ज्यादा लेके चलेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट इट। जैसे ही आपने इन दोनों को पहले कंप्रेस करा, कैटालिटिक चेम्बर के अंदर पुश करा, जैसे ही प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आती हैं दोनों गैसेस, तो जो आपकी अमोनिया है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। सो अमोनिया ऑक्सीडाइज हुई, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो आपको मिला NO, ठीक है, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड और पानी और हीट, ये हीट इज वेरी एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है ये पूरे रिएक्शन का ध्यान रख सकती है, उसके बाद आपको हीट देने की जरूरत नहीं है।
Now the reaction is exothermic and the heat involved maintains the temperature of the catalytic chamber. अब जो ये हॉट गैसेस है, इन हॉट गैसेस को आप नेक्स्ट चेंबर में मूव करते हो एंड द नेक्स्ट चेंबर इज ऑक्सीडाइजिंग चेंबर. ठीक है, पहले आपका है हीट एक्सचेंजर और हीट एक्सचेंजर के बाद वो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग चेंबर में. ठीक है, सो लेट्स लुक एट द सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन ऑक्सीडेशन चेंबर. अब जो ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड आपका पहुंचा है ऑक्सीडेशन चेंबर में, इसके अंदर आपने और ऑक्सीजन ऐड करी, तो आपका टारगेट क्या था, NO के अंदर और ऑक्सीजन ऐड करी तो आपके पास NO2 आ गया. अब इस NO2 के अंदर अगर आप पानी वानी ऐड करते हो तो आपका बाकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा. सो ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन द ऑक्सीडेशन चेंबर. ऑक्सीडेशन चेंबर के अंदर ना बस यही स्टेप है, इतना ही है. In this chamber, nitric oxide combines with oxygen to form nitrogen dioxide at about 50 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, NO2 बन गया. अब आ जाओ थर्ड स्टेप पे. थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन वाटर. अब क्या है इस केस में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आप पास करोगे और उसके अंदर पानी ऐड करने की कोशिश करोगे. सो इफ यू लुक हियर, तो अगर आप यहाँ देखें तो ये इतने ऐसे तरीके से आपकी पूरी गैस यहाँ धीरे धीरे मूव करती है और ऊपर से आप पानी डालते रहते हो. ठीक है, सो इससे क्या होता है कि इनमें डिसॉल्व होकर आपका नाइट्रिक एसिड नीचे कलेक्ट होगा और आप टैप के थ्रू उसे बाहर निकाल सकते हो. ठीक है, सो गैस जो है वो पूरे चेंबर में से मूव हो रही है, ऊपर से आपने पानी बहुत ही स्लो प्रोसेस पे वार्म वाटर चलाया हुआ है. ये वार्म वाटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके नाइट्रिक एसिड बनाएगा. नाइट्रिक एसिड धीरे धीरे नीचे ट्रिकल डाउन होगा और टैप के थ्रू आप उसे कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स लुक एट द लास्ट पॉइंट, absorption of nitrogen dioxide in water. The nitrogen dioxide together with remaining air, sometimes more air is added at this stage, is passed through the absorption tower. ठीक है, कई बार अगर हवा कम रह जाए, एयर कम रह जाती है, तो इस स्टेज पे एयर थोड़ी और ऐड कर देते हैं, बट इट इज फाइन, मतलब नॉट नेसेसरीली. So nitrogen dioxide together with remaining air, sometimes more air is added at this stage, is passed through the absorption tower. इसे absorption tower के थ्रू हम मूव करते हैं. A steel tower filled with quartz stone. ठीक है, it is a steel tower and it is filled with quartz stone packed in layers. तो जो हमारी पूरी लेयर्स में आपको बता रही थी ना, ऐसे ऐसे करके लेयर्स जा रही है, that is all quartz stone. उसका रीजन क्या है वो बताएंगे. ठीक है, फ्रॉम टॉप टू विच वार्म वाटर ट्रिकल्स, और जो वार्म वाटर है वो धीरे धीरे ऊपर से ट्रिकल डाउन कर रहा है. इसका मेन रीजन क्वार्ट्स का होने का ये है ताकि जो आपकी NO2 है बहुत यूनिफॉर्मली पानी में मिक्स हो. ठीक है, इसीलिए क्वार्ट्ज स्टोन यूज किया जा रहा है. The nitrogen dioxide and oxygen present in air react with water to form nitric acid. So जो NO2 बनना था वो पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रिक एसिड देगा. The nitric acid obtained at the bottom of the tower is concentrated above 50%. 50% तक कॉन्सेंट्रेशन होती है. इसके आगे इफ यू डू डिस्टिलेशन ऑफ द एसिड तो यू गेट 68% नाइट्रिक एसिड. ठीक है, सो दिस 68% नाइट्रिक एसिड यही कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है जो जनरली लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है. पर इसके आगे भी हम इसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं एसिड को, तो वो देखते हैं कैसे. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड अप टू 98% पे एकदम फ्यूमिंग एसिड होता है. ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड अप टू 98% मतलब फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलिंग 68% HNO3 ओवर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. अगर आपसे पूछा जाए कि 68% से आप 98% तक कैसे उसको कॉन्सेंट्रेट करोगे, सो यू विल डू दैट बाय डिस्टिलिंग 68% वाला HNO3 किसके साथ, किसकी हेल्प से, ओवर सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, अब 100% भी आप कर सकते हो, 100% आपका दूसरी फॉर्म में आता है. सो प्योर 100% नाइट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रांगली कूलिंग द 98% एसिड. जो 98% एसिड है उसको आप बहुत स्ट्रांगली कूल करते हो. When colorless crystals of pure nitric acid get separated at -42 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कूल डाउन करते हो अप टिल -42 डिग्री सेल्सियस एंड यू गेट 100% प्योरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड. नाउ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो हमने पूरा मैन्युफैक्चरिंग करी उसमें कुछ पॉइंटर्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर. द फर्स्ट इज हायर रेशियो ऑफ एयर. हमने एयर ज्यादा क्यों यूज करी, हमने एयर इसलिए ज्यादा यूज करी क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन 1/5 होती है. तो क्योंकि हमें ऑक्सीजन तीनों ही स्टेप्स में जरूरत है, इसीलिए हम स्टार्टिंग से एयर ज्यादा लेके चलेंगे. So higher ratio of air is used because oxygen is only 1/5 in the air and it is required in all the three chambers.
उसके बाद हमने क्वार्ट्स क्यों यूज किया? सो क्वार्ट्स इज एसिड रेजिस्टेंट, तो उससे उसके ऊपर एसिड का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, व्हेन पैक्ड इन लेयर्स, जब ऐसे लेयर्स में इट इज पैक्ड, इट हेल्प्स इन डिसॉल्विंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूनिफॉर्मली इन वाटर। ठीक है, तो दो रीजन है, पहली बात तो वो एसिड रेजिस्टेंट है, एसिड का उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और दूसरी बात की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत यूनिफॉर्मली पानी में डिसॉल्व होके आपको नाइट्रिक एसिड देगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस स्मॉलर चार्ट। अब इसमें क्विकली देखते हैं। सबसे पहले आपकी अमोनिया थी, अमोनिया और ड्राई एयर, 10:1 के रेशो में 10 पार्ट्स हैं आपके एयर के, 1 पार्ट है आपका अमोनिया का। दोनों को कंबाइन करके आपने कंप्रेस करके आपने धक्का मार दिया उन्हें कैटालिटिक चेंबर में। कैटालिटिक चेंबर में जो आपकी अमोनिया गैस है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाती है, एंड इट इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, एंड द टेम्परेचर इज अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस। इसके आउटपुट में आपको मिलेगा NO। ठीक है, उसके बाद जो आपकी ये हीट बनी, तो जो आपका ये आउटपुट आ रहा है ना, ये गर्म गैसेस हैं। पानी और NO की जो गैसियस मिक्सचर आगे चलेगा वो गर्म होगा, इसीलिए दे मूव अहेड टू हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में इनको ठंडा करा जाता है, ठंडा करके इनको ऑक्सीडेशन चेंबर में भेजा जाता है। ऑक्सीडेशन चेंबर में जो NO है वो अपने अंदर और ऑक्सीजन ऐड करती है at 50 degree Celsius and gives NO2. मूविंग ऑन टू एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में NO2 को हम उसके अंदर पानी और ऑक्सीजन दोनों ऐड करते हैं और हमें नाइट्रिक एसिड मिलता है। सो NO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रिक एसिड। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस, एंड हियर इट इज योर नाइट्रिक एसिड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, that is your properties of nitric acid. So physical properties क्या क्या है? Physical properties कि it is a colorless liquid, 98% का concentration है, but the commercial nitric acid is 68%. It is yellowish brown in color. ठीक है, 68% वाला येलोइश ब्राउन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर NO2 प्रेजेंट होती है। ओडर, इट इज अ सफोकेटिंग स्मेल। टेस्ट है एसिडिक, सावर होता है, पर इसे टेस्ट मत करना, बहुत रिस्की एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेचर, it is hydroscopic and fumes in air, hence the bottle containing nitric acid should always be stopped. ठीक है, अच्छे से टाइटली बंद होनी चाहिए जिस भी जार के अंदर हम नाइट्रिक एसिड को स्टोर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज डेंसिटी, 1.4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 98%, बट द कमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज 68% वाला हैज लोअर डेंसिटी, मतलब 1.42। तो जो आपका 98% तक प्योरिटी वाला है, इट्स डेंसिटी इज 1.54, और जो रेगुलर वाला है दैट इज 1.42। नाउ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। सो boiling, it boils at 86 degree Celsius and it melts at minus 42 degree Celsius. An aqueous solution of nitric acid, मतलब 68% concentration वाला, forms a constant boiling mixture at 121 degree Celsius. ठीक है, what does this mean? An aqueous solution, जब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब ये है कि एक ऐसा टेम्परेचर जब आप अपने एसिड को, मतलब उस मिक्सचर को, अगर आप उसे और हीट प्रोवाइड करते हो, उसके बाद और ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनता, जो रेशो है उतना ही रेशो मेंटेन रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एट अ गिवन पॉइंट जितने मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो रहे होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स और बन रहे होते हैं, इसी या तो बन रहे होंगे, कंबाइन कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एट अ गिवन पॉइंट जितना बाहर निकल रहा है उतना ही ऐड हो रहा है, तो कांस्टेंट रहता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। फिजियोलॉजिकल एक्शन, नॉन पॉइजनस, इट हैज अ करोसिव एक्शन ऑन द स्किन एंड कॉजेज पेनफुल ब्लिस्टर्स। इट स्टेन्स द स्किन येलो as it reacts with protein of the skin and forms xanthoprotetic okay, I'll try again, xanthoproteic acid. ठीक है, so let's आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो, तो बट दिस इज द एसिड। तो ये एसिड है कौन सा? तो जब नाइट्रिक एसिड आपके हाथ पे गिरता है, आपकी स्किन के साथ कंबाइन होकर दिस इज द एसिड इट मेक्स, एंड दिस इज येलो इन कलर, तो आपका हाथ येलो स्टेन का हो जाता है। ठीक है, डोंट ट्राई इट एट होम, इट इज अ वेरी रिस्की एक्सपेरिमेंट। उसके बाद मूविंग ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज। अब स्टेबिलिटी, प्योर नाइट्रिक एसिड इज अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है टू हीट और सनलाइट। उसको थोड़ी सी ही हीट मिलती है, थोड़ी सी सनलाइट मिलेगी, वो उसी में रिएक्शन देना शुरू कर देगा। इट डिकम्पोजेस टू गिव येलो सोल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
Thus 100% नाइट्रिक एसिड इज नॉट जनरली यूज्ड. इसी वजह से 100% नाइट्रिक एसिड यूज नहीं करते, क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल है. थोड़ी बहुत हीट, थोड़ी बहुत सनलाइट की प्रेजेंस में भी अपना कलर येलोइश करना स्टार्ट कर देता है. ऐसा क्यों? क्योंकि NO2 प्रेजेंट होता है उसके अंदर. वो डिकम्पोज होगा और जब डिकम्पोज होगा उसके अंदर NO2 आएगा, तो जो पूरा एसिड है उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा. Now, in the presence of sunlight, nitric acid decomposes even at room temperature. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट है तो नाइट्रिक एसिड रूम टेम्परेचर पे भी ब्रेक डाउन कर सकता है. द नाइट्रिक एसिड स्टोर्ड इन अ बॉटल टर्न्स येलो. ठीक है, ऐसा क्यों? दिस कलर इज ड्यू टू डिसॉल्व्ड NO2 in HNO3. टू अवॉइड द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, इट इज नॉर्मली स्टोर्ड इन कलर्ड बॉटल्स. ठीक है, ताकि वो आसपास से हीट एब्जॉर्ब ना करे. दिस इज इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन. नाउ एसिडिक प्रॉपर्टीज. नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड. अब जो नाइट्रिक एसिड है उसके साथ आपको ये याद रखना है कि जो बेसिक आपकी एसिड्स की प्रॉपर्टी है सारी ऑलमोस्ट सेम फॉलो होंगी. कुछ अगर वेरिएशन है या कुछ ऊपर नीचे एक्सेप्शनल केस है मैं आपको बताऊंगी, बट मेजरली जो आपकी एसिड्स की प्रॉपर्टीज है वही यहाँ फॉलो करी जाएंगी. सो लेट्स लुक एट इट. HNO3. So HNO3 ionizes almost completely in aqueous solution to produce hydrogen ions and nitrate ions. तो यह है HNO3, it will completely decompose into H plus NO3 minus ions. ठीक है, it turns blue litmus red, methyl orange to pink, phenolphthalein remains colorless. Now reaction with alkalis. जब एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा. तो दैट इज इट, वही डायरेक्ट आपका रिएक्शन है. रिएक्शन विद एल्कलीज. इट न्यूट्रलाइजेज एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. All metallic oxides and hydroxides react with dilute nitric acid to form respective soluble metallic nitrates and water only. Salt plus water. So ये आपका यहाँ पे bases हो गए, मतलब alkalis. It is reacting with dilute HNO3 giving salt plus water. 2 या 3 रिएक्शंस आप कोई सी भी याद कर सकते हो, या 1-2 ऑक्साइड की और 1-2 हाइड्रोक्साइड की याद कर सकते हो. नाउ रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ किसी एसिड का रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी. ठीक है, सो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. बिल्कुल बेसिक रूल्स फॉलो करेगा नाइट्रिक एसिड जो आपके एसिड्स फॉलो करते हैं. ठीक है, सो अगर आपका कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है, इट गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम है. तो CaCO3 plus HNO3 gives CaNO3 whole twice water plus carbon dioxide. Now, metallic sulfides and bisulfides. जब आपके सल्फाइड, ठीक है, जब आपके सल्फाइड के साथ रिएक्शन होगा ITE, तो सल्फाइड के साथ आपका बनेगा SO2, मतलब सल्फाइड या बाइसल्फाइड. SO3 या HSO3 दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा SO2. So metallic sulfides and bisulfides react with dilute nitric acid to form their soluble nitrates, water and sulfur dioxide gas. ठीक है, तो जैसे आपका बेसिक एसिड्स का जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर मेटालिक सल्फाइड है वो एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इट विल गिव यू, अब इस केस में नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड विल गिव यू नाइट्रेट बनाएगा, वाटर बनाएगा और SO2. ठीक है, कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो ये एसिड्स में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट अगर आप बेसिक लॉजिक लगा के 2-3 इक्वेशंस ट्राई करोगे तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए. और अगर फिर भी नहीं समझ में आता, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एट psclassesicse@gmail.com. नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज. नाइट्रिक एसिड विग्रसली ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल्स. ठीक है, विग्रसली ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल्स. मेटल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो इसका मतलब क्या है कि नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन, खुद रिडक्शन करता है टू फॉर्म डिफरेंट रिडक्शन प्रोडक्ट्स. मतलब खुद का रिडक्शन होगा, उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, खुद का रिडक्शन होगा. और किस टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? NO बन सकता है, NO2 बन सकता है, N2O बन सकता है. ठीक है, सो नाइट्रिक एसिड जब खुद का रिडक्शन करता है, किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को रिड्यूस करना पड़ेगा. जब खुद को रिड्यूस करेगा तो ये 3 टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. Nitric acid itself undergoes reduction to form different reduction products like NO, NO2, N2O, etc.
These products depend on the acid concentration and the temperature of the reaction. कितना आपने टेम्परेचर मेंटेन करा है, आपका जो एसिड आप यूज कर रहे हो वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, उस बात पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा. For example, oxidizing properties are due to nascent oxygen which it gives on decomposition. जो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है आपकी नाइट्रिक एसिड की, वो इसलिए एक्शन में आती है क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है जब नाइट्रिक एसिड खुद को डिकम्पोज करेगा. ठीक है. मतलब क्या है कि जब आपका HNO3 आपने यहां पे लिया कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, आपका यहां बना NO2 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. ये नेसेंट ऑक्सीजन जाके किसी और के साथ कंबाइन करती है और उसको ऑक्सीडाइज कर देगी. ठीक है, ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है. अगर नाइट्रिक एसिड आपका डाइल्यूट फॉर्म में है तो NO बनेगा, वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. ठीक है, तो क्या डिफरेंस आया? नाइट्रिक एसिड अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 बनेगा, अगर डाइल्यूट है तो NO. ठीक है. Nitric acid is a powerful oxidizing agent and the nascent oxygen formed on decomposition oxidizes hydrogen to water. ये जो आपकी nascent oxygen है यही ऑक्सीडाइजेशन का काम करती है, मतलब ऑक्सीडेशन का काम करती है. जिस भी प्रोडक्ट को, जिस भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना है उसे नाइट्रिक एसिड में के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हो, ये नेसेंट ऑक्सीजन है जो उसके साथ जाके उसको ऑक्सीडाइज करती है. नाउ एक्शन ऑन नॉन मेटल्स. जब आपके पास कार्बन है, सो एक नॉन मेटल ले लिया आपने, उसमें आपने एसिड ऐड करा कॉन्सेंट्रेटेड, या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है स्पेसिफिकली याद रखना, तो आपका आ गया ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट. जो भी आपने मेटल नॉन मेटल यूज करा उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अब आपको यह ध्यान रखना है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है इसलिए NO2 बन रहा है, अगर डाइल्यूट होता तो NO बनता. ठीक है, तो कार्बन है उसके अंदर आपने नाइट्रिक एसिड ऐड किया, आपका बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस NO2. सल्फर के अंदर आपने नाइट्रिक एसिड ऐड करा, यू गेट H2SO4 प्लस वाटर प्लस NO2. अब एक्शन ऑन मेटल्स. नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद ऑल मेटल्स एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लैटिनम. बाकी सिल्वर के साथ भी वो रिएक्ट कर जाता है. The action of nitric acid on metals depend on the temperature and concentration of the nitric acid. कौन सा आप मेटल यूज कर रहे हो, मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में है आप मेटल कौन सा यूज कर रहे हो, क्या रिएक्टिविटी है उस खुद मेटल की. दूसरी बात, आप टेम्परेचर कैसा यूज कर रहे हो. और तीसरी बात, जो आप एसिड यूज कर रहे हो वो डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है. इन सब बातों पे डिपेंड करेगा कि आपका रिएक्शन कैसा होगा. ठीक है, तो एक बार पहले आते हैं, यहाँ पे देखते हैं. एक बार हमने यहाँ पे ये समझा था कि जब आपका नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो NO2 बनाएगा, नाइट्रिक एसिड अगर डाइल्यूट है तो NO बनाएगा. नाइट्रिक एसिड की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है. और वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जब वो खुद को डिकम्पोज करता है. जब वो नॉन मेटल को डिकम्पोज कर रहा है तो उस केस में हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया, तो आउटपुट में हमारा NO2 आया. ठीक है, अब आ जाते हैं मेटल्स पे. जब हम मेटल्स के साथ नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करते हैं, पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि गोल्ड और प्लैटिनम के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट नहीं करता. दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि आपको डिपेंड करता है रिएक्शन कि हम मेटल कौन सा यूज कर रहे हैं, मेटल की खुद की रिएक्टिविटी कैसी है, क्या वो हाईली रिएक्टिव मेटल है या मिडिल लेवल पे आता है या लोअर लेवल पे आता है. दूसरी बात, आप टेम्परेचर कितना मेंटेन रख रहे हो अपने रिएक्शन में. और तीसरी बात, जो आप नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हो वो डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड. तो हम पहला पॉइंट अब देखने वाले हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. ठीक है, सो इट ऑक्सीडाइजेस मेटल्स टू देयर नाइट्रेट्स एंड लिबरेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड. अब क्योंकि हम इसमें डाइल्यूट, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है ना डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इसीलिए यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बना है. ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता. ओके, सो इस केस में हमने कॉपर लिया. ये वाला जो आपका HNO3 है, दिस इज हम इसमें कोल्ड यूज कर रहे हैं ना, कोल्ड एंड डाइल्यूट. सो दिस इज कोल्ड एंड डाइल्यूट. ठीक है, सो कोल्ड एंड डाइल्यूट. सो कॉपर, जिंक, आयरन तीनों के साथ जब रिएक्शन आएगा तो एक नाइट्रेट बनेगा, वाटर बनेगा और NO बनेगा. ठीक है, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 है. जब हम आगे आते हैं और हम यहाँ यूज करें कॉन्सेंट्रेटेड, तो जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेटेड देखा, ये है कॉन्सेंट्रेटेड, तो जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो यहाँ पे NO2 बनना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज NO2. बात वही है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, नाइट्रेट्स आपके वही बन रहे हैं. ठीक है, तीनों सेम नाइट्रेट्स हैं, वाटर भी है. जो डिफरेंस आएगा वो गैस में आएगा.
तो सेकेंड पॉइंट पे हमने क्या समझा कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिबरेट्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर तीसरे पॉइंट पे आ जाइए, मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एंड निकल बिकम पैसिव मतलब इनर्ट when treated with pure concentrated nitric acid. It is due to the formation of extremely thin layer of insoluble metallic oxide passivity which stops the reaction. तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि एक ऐसी लेयर क्रिएट हो जाती है आपके मेटालिक ऑक्साइड की जो कि रिएक्शन को आगे प्रोसीड नहीं होने देती। ठीक है, सो पैसिविटी होता क्या है, इट लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड इट दोबारा से। मेटल्स, कौन से मेटल्स, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल, दे बिकम पैसिव मतलब जैसे ही उनका रिएक्शन होता है नाइट्रिक एसिड के साथ वो इनर्ट हो जाते हैं, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज एक बहुत ही पतली थिन लेयर बन जाती है इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड की, तो वो पार्टीशन क्रिएट कर देती है विच स्टॉप्स द रिएक्शन। ठीक है, जो उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है उसको स्टॉप कर देते हैं, बिकॉज ऑफ विच द रिएक्शन स्टॉप्स। अब इस पैसिविटी को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी रिमूव बाय रबिंग द सरफेस लेयर विद सैंड पेपर और बाय ट्रीटिंग विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो मेटालिक ऑक्साइड बना है, या तो आप इसको रिड्यूस करके मेटालिक ऑक्साइड हटा दो, या दूसरी चीज जो मेटल है उसको आप सैंड पेपर से रब करके क्लीन कर दो, तो दोबारा से वो रिएक्शन हो सकता है। अब नोट, dilute nitric acid is generally considered a typical acid except for its reaction with metals since it does not liberate hydrogen. It is a powerful oxidizing agent and the nascent oxygen formed oxidizes the hydrogen to water. बिल्कुल वही बात है जो अभी तक हमने पूरी डिस्कस करी, उसको समराइज करके एक नोट बना दिया है। दैट इज कि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वो जनरली टिपिकल एसिड की तरह ही बिहेव करता है एक्सेप्ट जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस केस में वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता। करेक्ट, एंड इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्यों है? क्योंकि जब वो डिकम्पोज होता है तो उसके अंदर नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो इतनी स्ट्रांग है जो हाइड्रोजन को भी पानी बना देगी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू वेरी डाइल्यूट। वेरी वेरी डाइल्यूट मतलब अबाउट 1%, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट। 100 मतलब 100% आपका सोल्यूशन होता है, उसमें 99% वाटर है और 1% नाइट्रिक एसिड है। इतना ज्यादा डाइल्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी एसिड बेसिस में भी कराई गई है। सो वेरी वेरी डाइल्यूट अबाउट 1% एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज एट रूम टेम्परेचर टू गिव देयर नाइट्रेट्स एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब क्या है, ये एक्सेप्शनल केस हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में पढ़ा है। उसमें क्या है कि एसिड्स विल ऑलवेज गिव हाइड्रोजन गैस एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड, but nitric acid can also give hydrogen gas when 1% dilution और सिर्फ दो ही मेटल्स के साथ। और कौन कौन से मेटल्स थे वो? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। इन दोनों के साथ ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है आपका नाइट्रिक एसिड। ठीक है, reacts with magnesium and manganese at room temperature to give their nitrates and hydrogen gas since the oxidizing action of the acid is much reduced due to dilution. ठीक है, क्योंकि जो उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वही बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन। सो मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड गिव्स यू MgNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस एंड दिस इज वेरी डाइल्यूट, ये याद रखना है आपको। देन मैंगनीज के साथ भी आपका हाइड्रोजन गैस आ गई। These reactions prove that nitric acid contains hydrogen. तो अगर आपसे पूछा जाए give an example या फिर give a proof to find out whether nitric acid contains hydrogen or not, तो यही है उसका आंसर। Then moving on to a very last bit for today, that is reaction of aqua regia. So जो aqua regia है इसका जो रेशो है that is concentrated nitric acid is to HCl और इनका रेशो होता है 1:3 का। 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड 3 पार्ट HCl और दोनों कॉन्सेंट्रेटेड। तो काफी स्ट्रॉन्ग आपका ये मिक्सचर होता है जो आप इसे यूज करते हैं। सो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मतलब 1 पार्ट बाय वॉल्यूम when mixed with concentrated hydrochloric acid that is 3 parts by volume gives a mixture called aqua regia meaning royal water. तो अगर आप इन दोनों को मिक्स करें तो क्या होगा? HNO3 plus HCl gives NOCl। ठीक है, मतलब नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस वाटर प्लस 2 नेसेंट क्लोरीन निकलेंगे। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू क्लोरीन। दिस मिक्सचर मतलब एक्वा रेजिया रिएक्ट्स इवन विद नोबल मेटल्स। जो गोल्ड एंड प्लैटिनम के साथ और कोई भी एसिड आपका रिएक्ट नहीं करता, एक्वा रेजिया उसके साथ रिएक्ट करता है।
ठीक है, like gold and platinum to give their chlorides. Aqua regia contains nascent chlorine which attacks these metals. तो अब इस केस में अगर आपसे ये पूछा जाए कि वैसे तो आपके गोल्ड एंड प्लैटिनम के साथ कोई एसिड रिएक्ट नहीं करता, बट एक्वा रेजिया क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि एक्वा रेजिया के फॉर्मेशन में आपके पास है नेसेंट क्लोरीन. ये नेसेंट क्लोरीन है जो जाके इन मेटल्स को अटैक करता है. ठीक है, सो आपका जो रिएक्शन है वो पूरा ऊपर दे रखा है. HNO3 प्लस HCl गिव्स NOCl मतलब नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस वाटर प्लस नेसेंट क्लोरीन. यही नेसेंट क्लोरीन है जो इतना बेचैन है, जो कि प्लैटिनम और गोल्ड को भी चैन से नहीं बैठने देगा. और अगर आपने इसे उस कॉम्बिनेशन में ऐड करा, ये नेसेंट क्लोरीन जाके उन्हें अटैक करेगा. सो क्या बना? प्लैटिनम और ये नेसेंट क्लोरीन हो गए. PT मतलब प्लैटिनम Cl4. सो प्लैटिनम क्लोराइड और 4 क्योंकि आप 4 वैलेंसी यूज कर रहे हो. फिर गोल्ड, तो गोल्ड के साथ भी रिएक्शन होगा, यू गेट AuCl3 मतलब गोल्ड क्लोराइड. और दोनों उस सोल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाते हैं, दोनों सॉल्युबल हो जाते हैं, विच इज अ वेरी बिग डील. ठीक है, सो आई होप दिस मेक सेंस एंड दिस इज इट फॉर टुडे. All right, my wonderful students, so this is it for today's session. I hope आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई हो गए. और अगर फिर भी नहीं समझ में आए, सो मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट मी एन email at psclassesicse@gmail.com and get your doubts rectified. So, and good luck with all the students whose pre-boards are coming up, and keep studying hard, and for any queries you can always reach out to me. Make sure to like the channel, like the video, subscribe to the channel, and share the channel with your friends and help us move forward. Thank you so much for your wonderful response that I'm getting, and please continue doing that. And we'll catch up in the next session, jisme we'll start with in-text questions.